हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के अधिकतर टॉपिक, यानी एक ही वीडियो में हिंदी के ज़्यादातर टॉपिक खत्म कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर में लगाए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। उसके पहले हम स्वर व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। अनुनासिक वर्ण पढ़ेंगे, संयुक्ताक्षर पढ़ेंगे, अयोग वाह क्या होता है वो पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये क्या होता है, सारी चीजें हम क्लियर कर लेंगे विद आपके माइंड में मैप को सेट करके, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। आपका परिवार यूं ही मुस्कुराता रहे। वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देख लेंगे तो जिंदगी में आपको कोई भी किताब, कोई भी चीजें उठानी नहीं पड़ेंगी। तो चलते हैं। पहला, यहां पर मैंने पहले भी आपको वर्णमाला के बारे में बताया है, लेकिन कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वर्णमाला में 2 से 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहला पॉइंट आप रिवीजन कर लेना इस चीज को। हम जल्द ही पहुंचते हैं अल्पप्राण, महाप्राण पर। सबसे पहले वर्णमाला एक बार जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस का आपको हम डिफरेंस समझाने वाले हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को। अब देखो, वर्णों के समूह को तो हम कहते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यह आता है। और दूसरा ऑप्शन अगर ये नहीं है, दूसरा ऑप्शन अगर ये है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, यानी का के बाद खा आएगा, तो हम वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहां पर कि ये 48 वर्ड, क्या 48 वर्ड ही होते हैं? लेकिन आपने तो, मुझे जहां तक पता है कि 52 जो यानी 52 वर्ड पढ़े हैं हिंदी में। तो याद रखना है 52 वर्ड और 48 वर्ड, और यहां पर एक आता है ऑप्शन में 44 वर्ड। तो 3 ऑप्शंस में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस के ऑप्शन में 48 वर्ड है तो आप 48 वर्ड मारेंगे। अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं तो आप 48 मारेंगे। या अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हिंदी में उच्चारण के तहत, यानी उच्चारण के तहत कितने वर्ड होते हैं, तो 48 होते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 52 नहीं है, अगर ऑप्शन में 52 और 48 नहीं है तो आप 44 मारेंगे। जबकि क्वेश्चन क्या होना चाहिए? उच्चारण के तहत। जब हम मारते हैं 52, कब मारते हैं? 52 हम तब मारते हैं जब हमसे कहे कि हिंदी में लेखन के अनुसार वर्ड कितने होते हैं। तो हिंदी में लेखन के अनुसार होते हैं वर्ड 52 और उच्चारण के अनुसार होते हैं वर्ड 44 या 48। अब 44 और 48 में क्या मतलब है? देखिएगा, जब आपकी आती है उच्छिप्त व्यंजन और अयोग बहा, जब नहीं मिलाते हैं तो हमारे वर्ड हो जाते हैं 44, क्योंकि उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, एक होता है आपका डा और एक होता है ढा, ठीक है। और आपके क्या होते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह होता है, एक अंग होता है और एक होता है आहा, ठीक है। तो इसलिए आपके 44, 48 और 52 में डिफरेंस समझ गए। अब बात आती है 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये चीजें आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो जरूर बिल्कुल हम अयोगवाह की बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं 1 मिनट में, स्वर और व्यंजन क्या है। स्वर, देखो, स्वर वो होते हैं जो बिल्कुल किसी भी सहायता से ना बोले जाएं, यानी किसी की मदद लेकर ना प्रयोग किए जाएं मुख के द्वारा, ठीक है। स्वर कितने होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ऐसा पूछ लेता है कौन सा नहीं है, कौन सा है, या फिर कौन सा प्लुत स्वर है। तो भैया बात करते हैं सबसे पहले ह्रस्व स्वर की, जिसको हम लघु स्वर कहते हैं। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है लघु स्वर। अगर ह्रस्व स्वर नहीं पता है तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में एक बार ऐसे भी पूछ लिया गया था कि ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, तो लघु स्वर कहते हैं। अच्छा, लघु से आपको दिमाग में ये आया होगा कि लघु यानी छोटा, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4, यानी स्टार्टिंग के आ, ई, उ और री। मतलब स्टार्टिंग का मतलब है कि आ के बाद बड़ा आता है तो ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, ये आपका ह्रस्व हो जाएगा, फिर इसके बाद बड़ी ई आ जाएगा, तो इसको ज्यादा समय लगेगा बोलने में, ज्यादा जोर लगेगा, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी वे शब्द जिनको बोलने में कम समय, कम ऊर्जा लगती है वो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनको ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा लगती है उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या क्या होती है? 7 होती है। बड़ा आ, ई होती है, ऊ होता है, ए और ओ होता है। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जैसे राम कहते हैं, राम वास्तविक में कैसा होता है? राम वास्तविक में ऐसा होता है।
ओम कैसा वास्तविक में होता है? ओम वास्तविक में ऐसा होता है, ठीक है, जो शब्द ज्यादा देर तक गूंजते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं ओम, है ना, तो ये चीजें बहुत देर तक आप ओम बोल सकते हो। राम, ठीक है ना, बहुत देर तक आप बोल सकते हो। तो ये हैं आपके प्लस स्वर जो ज्यादा समय लेते हैं दीर्घ स्वर से भी। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो अयोगवाह, जहां से क्वेश्चन बनता है। अब अयोगवाह से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह बनता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर होगा 2। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि अयोगवाह में कौन सा अनुस्वार है, कौन सा विसर्ग है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, अयोगवाह में पहला होता है आपका अंग, ठीक है, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है आहा, जिसको हम विसर्ग कहते हैं, क्योंकि लास्ट में विसर्ग की आपको मात्रा दिख रही है, ठीक है। तो याद रखना है मेरे भाई कि अंग आहा दो अयोगवाह होते हैं। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। आप क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि अनुस्वार या विसर्ग क्या है, तो आप अच्छी तरीके से मार दोगे। अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर वाली बिंदी, और विसर्ग का मतलब होता है आप, इतना सिंपल सा ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों यहां पर व्यंजन पर। तो व्यंजन में कॉन्सोनेंट्स की बात हुई। कॉन्सोनेंट्स की संख्या मैंने आपको बताई 11 की। अगर हम बात करें वोवेल्स की, तो कॉन्सोनेंट संख्या हो जाती है 33, ठीक है, पूरा पूरा 3 गुना, ठीक है। तो ये चीजें समझिएगा। अगर हम बात करें जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, मैंने स्वर की डिटेल बताई थी, स्वर को बोलते समय किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जबकि व्यंजन को बोलते समय स्वर की सहायता आपको लेनी पड़ेगी ही, ठीक है। स्वर व्यंजन में क्या फर्क है? स्वर बोलते समय बिल्कुल फ्री तरीके से बोलते हैं, मुख के द्वारा कोई भी अवरोधन नहीं होता है। स्वर किसी भी चीज की आवश्यकता से नहीं बोले जाते हैं, और व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। फर्क समझे? यानी स्वर बिल्कुल फ्री होते हैं और व्यंजन फ्री ना होकर बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है, ठीक है। ये कितने होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन, अंतः स्था व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब यहीं से आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे पहले अगर स्पर्श व्यंजन समझ गए तो आपकी आधी वर्णमाला खत्म हो गई, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन को समझ लेते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर मां तक। का से लेकर मां तक जो होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है, मतलब प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। तो 5 एकन 5, और यहां पर अगर हम बात करें कितने सदस्य हैं, 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं, ये 5 हैं, 5 रो है, 5 सदस्य हैं, 5 इंटू 5 बराबर क्या हो गया? 25 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि हर रो में 5 सदस्य हैं, और रो कितनी है? 5 रो है। तो प्रत्येक सदस्य में, यानी का वर्ग में भी 5 हैं, चा वर्ग में भी 5 हैं, टा वर्ग में भी 5 हैं, ता वर्ग में भी 5 हैं, और पा वर्ग में भी 5 हैं, ठीक है। जिन वर्णों को हम का वर्ग कहते हैं, उन सभी वर्णों को हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। चा वर्ग को हम तालु द्वारा बोलते हैं, टा वर्ग को हम मूर्धवा के द्वारा, और ता को हम दंत, और लास्ट है पा को हम ओष्ठ। यानी अगर हम पापा बोलेंगे तो हम बिना ओठ के नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर हम दवात बोलेंगे, दवात, ठीक है, अगर हम दवात बोलेंगे तो हम दंत के बिना नहीं बोल सकते, ठीक है। मूर्धा के बिना अगर हम टमाटर बोलेंगे तो मूर्धवा के बिना नहीं बोल सकते। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि का वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो कंठ के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें कि खाना खाना है, ठीक है, अगर हम खाना को वर्ड को उच्चारण करते हैं तो बिना कंठ के हम खाना नहीं बोल सकते, ये एक रियलिटी है। तो प्रत्येक वर्ग में 5 सदस्य, तो 25 हो गई संख्या आपके स्पर्श व्यंजन की। और अगर हम ऐसे ही बात करें अंतः स्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन, यहीं से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड करते हैं, क्योंकि अब भाई सिंपल सा क्वेश्चंस नहीं आता आपके एग्जाम पे। अब क्वेश्चन पूछता है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अंतः स्था, जो बच्चा जानता है कि 4 होती है संख्या, और ऊष्म व्यंजन संख्या 4 होती है। यारा लावा, अंतः स्था और सासा साहा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को हम, देखिए यहां पर गलत लिखा है, आपको सही लिख लेना है, डा और ढा, ठीक है। डा और ढा जो है, जो भी आप कहते हैं, इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, यानी ये हो जाएंगे आपके उच्छिप्त व्यंजन। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अब बात आती है का वर्ग के बारे में हमने आपको बताया। का वर्ग में 5 सदस्य होते हैं, चा वर्ग में इतने सदस्य होते हैं, टा वर्ग में इतने सदस्य होते हैं, ता वर्ग में इतने सदस्य होते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन में बस आपसे इतना पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा का वर्ग का है या नहीं है। तो का वर्ग के आपको पता होने चाहिए, चा वर्ग के पता होने चाहिए, तभी आप महाप्राण अल्पप्राण, इतनी गाथा सुनाने का मेरा मकसद इतना था कि अल्पप्राण महाप्राण को आप सही तरीके से समझो। अब देखिएगा, अब आपको अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष सब समझ में आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, अल्पप्राण और महाप्राण है क्या। अब देखिएगा, अल्पप्राण यानी कम
जिनको बोलते समय हमें कम क्षमता की जरूरत हो, कम कैपेसिटी की जरूरत हो। और महाप्राण नाम से ही पता चल रहा हो, महा यानी जिनको बोलते समय हमें ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत, महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिएगा हमारे महाप्राण कौन से होते हैं। हर वर्ग के सदस्य में ही महाप्राण और अल्पप्राण और घोष अघोष छुपा हुआ है। हम इनका वर्ग में हमने आपको बताया कि 5 गुणे 5 होते हैं बराबर 25 होते हैं, यानी इन्हीं में कहीं ना कहीं अल्पप्राण और महाप्राण छुपा हुआ है। तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, इन सभी को आपने अगर लिख लिया दिमाग में तो 1 2 3 4 और 5 भागों में इनको बांट दो। अब देखिएगा 5 भागों में बांट दिया तो यह स्टार्टिंग के जो आपका एक एक छोड़ते जाओ। का के बाद खा छोड़ दिया, गा को ले लिया, घा छोड़ दिया, फिर यंगा इंग्या को ले लिया, ठीक है। ऐसे इसमें एक छोड़ दिया, जा को ले लिया, फिर एक छोड़ दिया, ये ले लिया, एक छोड़ दिया, ये ले लिया, एक छोड़ दिया, ये ले लिया, एक छोड़ दिया, ये, एक छोड़ दिया, ये, ठीक है। ऐसे क्या हुआ कि हमने देखा कि पहले और तीसरे और पांचवें पे जो वर्ड मिले वो हमें अल्पप्राण मिले, और आपके दूसरे और कितने पर, चौथे पर जो वर्ड मिले वो क्या मिले हमें, दूसरे चौथे। यानी महाप्राण आपको एक लाइन में 2 ही मिलेंगे और अल्पप्राण हर रो में आपको 3-3 मिल जाएंगे, क्योंकि ये 1 2 3 पर होते हैं, ये 1 2 3 पर होते हैं, और ये होते हैं 2 4 पर। अब दूसरी चीज समझो, दूसरी तरीके से समझो कि अल्पप्राण वो होते हैं जिनको हम बोलने में कम ऊर्जा, कम कैपेसिटी लगती है। मैंने यही तो बताया। तो का बोलो तो आप का उच्चारण करो, का, तो का में इतना दम नहीं लगा, लेकिन अगर आप खा बोलते हो, का खा, ठीक है, खा बोलते हो तो ज्यादा समय लगा, ज्यादा क्षमता लगी, ज्यादा ऊर्जा लगी, तो महाप्राण हो गया। यानी खा आपका क्या हो गया, महाप्राण, और आपका अल्पप्राण हो गया का। अच्छा, खा के बाद हमने गा बोला, का खा गा। अब गा इसमें अल्पप्राण आ जाएगा और उसके बाद घा आएगा, वो भी आपका महाप्राण चला जाएगा। इनको जितनी ज्यादा कैपेसिटी लगे वो महाप्राण, कम कैपेसिटी लगे वो अल्पप्राण। तो स्टार्टिंग के आपको क्या सभी याद होने चाहिए, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, है ना। ये सब आपको 1 2 3 4 5 में बांट लेना है। पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, और लास्ट के अंतःस्था, यानी अंतःस्था अलग से आपको याद रखना है। अंतःस्था वर्ड सभी अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण में दूसरा चौथा, और सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, याद रखना है, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, यारा लावा अल्पप्राण, सासा साहा महाप्राण, ठीक है। चलूं आगे, बिल्कुल। अब घोष और अघोष की बात करते हैं। घोष अघोष सुनिएगा, जिनमें नांद का आवश्यकता होती है। नांद की मतलब क्या है, अब बच्चे कहेंगे नांद का मतलब क्या होता है सर। देखो, सबसे पहले लिखा है अघोष वर्ण, जिन वर्णों को उच्चारण में नांद की जगह केवल श्वास, जिसमें श्वास का प्रयोग हो, वो हमारे अघोष कहलाते हैं। केवल श्वास का प्रयोग हो। इनकी संख्या 13, क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में पूछता है 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है, 15 होती है मेरे भाई। तो इनकी संख्या 13 होती है। और अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन पहचानेंगे कैसे, तो सघोष को ही हम घोष कहते हैं, ये भी याद रखना। और अघोष अपने में एक अलग नाम है। अब देखो, सबसे पहले कह रहा है कि इनकी संख्या 13 होती है, और लास्ट के सा 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 है और इसमें हा नहीं है, ठीक है। सघोष में कह रहा है इनकी संख्या 31 होती है, ये लिख लो पहले फिर मैं बताता हूं। और इनमें सभी स्वर आ से ओ तक और गा घा डा तक, ठीक है। मतलब क्या है ये सभी चीजें समझाऊंगा। देखो, आपसे कह रहा है कि अघोष वर्ड की संख्या 13 होती है। हमने कहा वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। कह रहा का खा चा छा टा ठा ता था पा फा। तो यार जो अघोष वर्ड है उनमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला सदस्य, देखो कितना सिंपल है। अघोष वर्ड डाल लिया आपने हेडिंग में। अघोष वर्ड क्या होता है, देखो महाप्राण हम पढ़ चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अब हम इस टेबल को देखेंगे। अघोष वर्ड डाल लिया, अब ये सब आपको पता है ना। अब महाप्राण अल्पप्राण को भूल जाओ अभी तक। अब अघोष वर्ड में जो स्टार्टिंग के ये दो अक्षर आपने ले लिए, का खा चा छा टा ठा और ता था और पा भा, ठीक है। ये सभी वर्ड क्या है, अघोष हैं। समझ लेना, जिंदगी में भूलोगे नहीं। स्टार्टिंग के हर वर्ग के 2 सदस्य का खा चा छा टा ठा ता था और पा फा, ये दोनों वर्ड आपके अघोष कहलाएंगे मेरे भाई। क्योंकि आप देख लो, ना मानो, आप देख लो इन चीज को। देखिए, का खा ऊपर आया था, चा छा की बात करी, टा ठा की बात करी, है ना, ता था की बात करी, पा फा की बात करी, और लास्ट में अपने आप से सा 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 को जोड़ना है उस व्यंजन में, बस हा नहीं लेना है। और भैया सघोष क्या होते हैं, जब हमने स्टार्टिंग के 2 सदस्य ले लिए, हर सदस्य में 5 सदस्य होते हैं, स्टार्टिंग के 2 सदस्य ले लिए, बाद बाकी 3 बचे, तो भैया बस कुछ नहीं करना है, लास्ट के तीनों सदस्य आपके हर चैम्बर के तीनों सदस्य जो बचे हुए हैं,
ये सभी आपके सघोष या घोष कहलाएंगे मेरे भाई। और लास्ट में आपको हा भी लेना है और लास्ट में यारा लावा भी लेना है, ठीक है। ये नहीं सा लिखा है, तो याद रखना है क्या कि भैया अघोष वो वर्ड है, अघोष वो वर्ड है जो प्रत्येक वर्ग के स्टार्टिंग के दो सदस्य अघोष कहलाते हैं। और लास्ट में उस व्यंजन में ये सभी वर्ड हा को छोड़ के। सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग के लास्ट के तीनों वर्ड ये सघोष कहलाते हैं। और यारा लावा अंतः स्था और इसमें हा जो बचा था वो इधर आ जाएगा हा। तो भैया बताओ चीजें क्लियर हुई? सारी चीजें क्लियर हो गई। बस यहीं पर तो परेशानी होती है कि घोष क्या, अघोष क्या, अल्पप्राण क्या, महाप्राण क्या, अयोगवाह क्या, उच्छिप्त क्या है, अंतःस्था क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है, ये चीजें समझो मेरे भाई, ठीक है। पूरे वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो को लाइक करो भाई और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। हर बहन हर भाई को इंकलाब जिंदाबाद। वेस्ट लगेगा 2% भी आपके लिए लाभकारी होगा तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि आप हमारा एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना इसलिए करते हैं क्योंकि हम मेहनत पर विश्वास रखते हैं। जब हम ही मेहनत नहीं करेंगे तो बिल्कुल स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा। स्टूडेंट बिल्कुल मेहनत कर सकता है, कभी कभी चीज़ें कॉपी और किताबों की भाषा में समझ में नहीं आती हैं, ये एक सत्य है। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। आप यूं ही मुस्कुराते रहें, परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, यानी परिवार के ही माध्यम से आपको खुशी मिलती है। मस्त रहिए, आबाद रहिए। शरीर स्वस्थ रहना इम्पोर्टेंट जरूरी है क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और अगर मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। हम सरकारी सीट के लिए बेहतर उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में एक सरकारी सीट जरूर प्राप्त करेंगे। आप सभी के लिए बेहतर स्टडी प्लान के लिए यहाँ पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। गुरुजी एक स्पेस WORLD सर्च करना है। बेहतर स्टडी मटेरियल वहाँ पर PDF मिलता है आपको, ठीक है। और हाँ, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बस इतना याद रखना, खुद से पूछना कि हमारी क्या मेहनत पूरी हुई है या नहीं। ज़्यादा टेंशन लेने से आप अपना नुकसान करेंगे। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आप नर्वस नहीं होंगे, यानी जितना ज़्यादा खुश उतना ज़्यादा नर्वस नहीं, उतनी कम टेंशन, और जितनी कम टेंशन उतना ही जल्द आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।